ये स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। उससे पहले जानते हैं आज के एडिटोरियल के कौन कौन से वर्ड्स आपको दिए हैं। पहला जो वर्ड है वो इलिसिट है। क्या पढ़ते हैं इसको? इलिसिट। याद रखिए एक और वर्ड होता है ILLICIT, इसको भी इलिसिट पढ़ा जाता है, इसको भी इलिसिट पढ़ा जाता है। ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं, ठीक है। ये इलीगल को कहा जाता है। ये इलिसिट जो है वर्ब है, इसका मतलब होता है ऑब्टेन या फिर ड्रॉ आउट। ऑब्टेन या फिर ड्रॉ आउट मीन्स कहीं से निकालना या फिर प्राप्त करना, ये कहलाता है इलिसिट। आउस्ट है, ये एक वर्ब के रूप में है, इसका मतलब है बाहर निकाल देना या फिर हटाना। अगर आप फोर्सफुली किसी को बाहर कर दें तो भी आप आउस्ट कर सकते हैं, और हटाने का अर्थ दें तो भी आप आउस्ट कर सकते हैं। एक स्ट्रे, ये भी वर्ब है, इसका मतलब है डेविएट या डाइग्रेस। डेविएट या डाइग्रेस, भटकना। डेविएट या डाइग्रेस, भटकना, ठीक है। अगला है फैदम, ये वर्ब है, इसका मतलब है टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड मीन्स समझना। फैदम का मतलब है समझना। अकेजन, इसको अकेजन पढ़ा जाता है, ये भी वर्ब के रूप में यूज किया गया है, इसका मतलब है टू कोज, कारण बनना, किसी चीज के घटित होने का कारण बनना। डायमेंशन है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है फीचर या फिर आप इसे कह सकते हैं एस्पेक्ट। फीचर या एस्पेक्ट, पहलू किसी चीज का, उसे कहा जाता है डायमेंशन। अनरूली है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होगा डिसऑर्डरली। डिसऑर्डरली, ठीक है। या फिर आप इसे कह सकते हो भाई अव्यवस्थित को बोल सकते हैं। अनकंट्रोलेबल, जिसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते हो। बेलगाम या अनमैनेजेबल, जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सके, जिस पर लगाम नहीं लगाई जा सके, उसे कहा जाता है अनरूली। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। टाइटल आपको दिया है बिटवीन वर्ड एंड इंटेंट। बिटवीन का मतलब बीच, बिटवीन के साथ में एंड लगता है, यह ध्यान होना चाहिए। वर्ड का मतलब शब्द, इंटेंट का मतलब इरादा। भी कोई भी कानून जब बनाया जाता है, कोई भी विधेयक या कोई एक्ट लाया जाता है संसद में, तो उस एक्ट के जो शब्द होते हैं वो कुछ अलग होते हैं, उसका पर्पस जो होता है, उसका इरादा होता है, अलग होता है। तो उसी के बीच इसको लेकर ये एडिटोरियल लिखा गया है, ठीक है। पूरी कहानी तो समझ में आ जाएगी आपको इसको पढ़ने पर। तो इसका मतलब है वर्ड और इंटेंट, मतलब शब्द अलग हैं और इरादा अलग है, उसको लेकर आने के पीछे पर्पज अलग है। तो ये दोनों चीजों में अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों चीजें एक ही होनी चाहिए। जैसा लेटर एंड स्पिरिट जिसको बोलते हैं ना आप, वैसा होना चाहिए कि शब्द भी वही हो जो इसके इरादा हो, जिस चीज के उद्देश्य को लेकर लिखा गया हो, उस विधेयक को लाया गया हो, उसी को लेकर उसका पर्पज सेम हो और उसके जो वर्डिंग हो वो भी सेम हो, ठीक है। कोई भी नया स्टूडेंट अगर आज जुड़ा है तो बता देता हूं कि हमारी अप्रोच ऐसी रहती है एडिटोरियल को लेकर कि आप यहां पे सब्जेक्ट फाइंड आउट करना सीखते हैं, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट तो ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं रेड कलर में। जो एक डिफरेंट कलर में आपको नजर आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ट्रांसलेशन हम देखेंगे, करंट अफेयर्स जो भी वर्तमान में चल रहा है उसको हम जान लेंगे। तो काफी सारी चीजें एक ही सेशन के थ्रू आप सीखते हैं। बस आपको इस सेशन के एंड तक बने रहना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, हर छोटी छोटी बात को नोट करते चलना है, रिवीजन करके नेक्स्ट सेशन तक आना है, और एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाना है। इन चीजों का ध्यान रखें। आइए स्टार्ट करते हैं। द डिस्क्वाइट, डिस्क्वाइट का मतलब बेचैनी है, ठीक है। और डिस्क्वाइट नाउन है क्योंकि डिटरमिनर दे रखा है। डिटरमिनर के बाद जब भी कोई शब्द लगाते हैं तो वो नाउन होता है। बेचैनी किसको लेकर? ओवर द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट डिबेट। एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट या एनफ। डिबेट का मतलब होता है क्या? डिबेट का मतलब होता है बहस, तर्क वितर्क जिसको बोलते हैं। तो कह रहा है कि भाई जो बेचैनी है, जो रेस्टलेसनेस है, जो दुख है, किस बात को लेकर, चिंता भी कह सकते हो। डिस्क्वाइट का मतलब है, आप इसको वरी भी कह सकते हो, आप इसको एंजाइटी भी कह सकते हो। तो जो चिंता है किसको लेकर? एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट डिबेट, कि भाई सही तरीके से जितनी डिबेट होनी चाहिए उतनी डिबेट नहीं होती है, उसकी एब्सेंस रहती है। या फिर चर्चा नहीं हो पाती है, किसमें? पार्लियामेंट में, संसद में।
इज क्वाइट वाइड स्प्रेड। तो ये जो बेचैनी है, ये जो चिंता है, वो वास्तव में काफी व्यापक है, काफी बड़े स्तर की है। वाइड स्प्रेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्वाइट यहाँ पे एडवर्ब है। एक खास बात याद रखेंगे कि पार्लियामेंट से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। पार्लियामेंट डज नॉट टेक एनी आर्टिकल बिफोर इट। एक बार फिर समझा देता हूं कि जो डिस्क्वाइट है, बेचैनी है, किसको लेकर? एडिक्वेट डिबेट के एब्सेंस को लेकर, कि पर्याप्त मात्रा में ना तो कोई चर्चा होती है, ना कोई वाद विवाद होता है। उसके चलते जो ये बेचैनी बनी हुई है, जो चिंता बनी हुई है पार्लियामेंट में, ये काफी ज्यादा क्या है, ये एक वाइड स्प्रेड है, काफी व्यापक है। कहने का मतलब कोई भी बिल आप लेकर आते हो, कोई भी कानून अगर आप पारित करवाना चाहते हो, तो वहां पे संसद में क्या होता है कि विपक्षी दल जो है वो आपसे काउंटर क्वेश्चंस करता है कि भाई आप जो लेकर आए हो हमें ये ठीक नहीं लग रहा, हमें एक्सप्लेन करो कि वास्तव में आप ये सही लेकर आ रहे हो, चीज जो लेकर आ रहे हो। आजकल क्या देखने में आ रहा है? आजकल इतना डिस्कशन होता ही नहीं है, ठीक है। कुछ ही चंद क्षणों के अंदर ये सब पारित करवा लिया जाता है, जैसे भी करके येन केन प्रकार इसको पारित करवा लेते हैं। तो फिर तो मतलब ही क्या है, आप समझा ही नहीं पाए उसका उद्देश्य, आप संतुष्ट ही नहीं कर पाए ओपोजिशन को, तो फिर लोकतंत्र का जो महत्व है वो गिर जाता है। ये सब कुछ आपको आज के एडिटोरियल में सीखने को मिलेगा। कंसर्न्ड सिटीजन्स, कंसर्न्ड का मतलब चिंतित, सिटीजन्स का मतलब नागरिक। अच्छा, ये कंसर्न्ड जो है अगर नाउन के बाद में आता है तो इसका मतलब चिंतित नहीं होता है, फिर इसका मतलब होगा संबंधित। याद रखिएगा, नाउन के पहले आएगा तो चिंतित है, नाउन के बाद में आएगा तो संबंधित है। तो चिंतित नागरिक और जो सेक्शंस ऑफ द अपोजिशन, और जो विपक्षी पार्टी है उसके जो कुछ तबके हैं, सेक्शंस हैं, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, चिंतित नागरिक और दूसरी तरफ क्या है, विपक्ष है, उसके कुछ सेक्शंस, उसके कुछ तबके, बीमोन, ये दोनों ही। बीमोन का मतलब होता है लेमेंट करना, विलाप करना कह सकते हो, ठीक है। विलाप करना कह दीजिए। बीमोन का मतलब आप कह दीजिए कि भाई इनको चिंता होती है इस चीज को लेकर काफी ज्यादा। बीवेल भी इसका एक सिनोनिम होता है, बीवेल, ठीक है। ये इस बारे में कहते रहते हैं, ये इस बारे में शिकायत करते रहते हैं। किस बारे में? द एविडेंट हेस्ट। एविडेंट का मतलब होता है ऑब्वियस, जो स्पष्ट देखने में आती है। हेस्ट का मतलब होता है जल्दीबाजी, हरीडनेस कह सकते हो, ठीक है। एविडेंट यहां पे एडजेक्टिव है, हेस्ट यहां पे नाउन है। ये डिटरमिनर को देखकर समझ सकते, डिटरमिनर दो वर्ड दे रखे हैं, एक दो, दूसरा शब्द नाउन होगा, पहला एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये जो कंसर्न्ड सिटीजन्स और सेक्शंस है अपोजिशन के, वो बीमोन करते हैं, वो शिकायत करते हैं, वो मतलब विलाप करते हैं, चीखत मतलब चीखते चिल्लाते रहते हैं। किसको लेकर? कि भाई स्पष्ट दिखता है बहुत जल्दीबाजी की जाती है, विद विच, जिस जल्दीबाजी के साथ लॉज आर पुश्ड थ्रू। पुश थ्रू का मतलब होता है किसी भी कानून को लागू करवाने में सफलता हासिल करना, ठीक है। इसको यूं कह सकते हो, टू सक्सीड इन गेटिंग द लॉज पास्ड। किसी भी नियम को, कानून को पारित करवाने में सफलता अर्जित करने को बोलते हैं पुश थ्रू। तो जिस तरीके से, जिस जल्दीबाजी से कानून को जल्दी से पारित करवा लिया जाता है, उस जल्दीबाजी को लेकर ये जो सिटीजन्स, जो नागरिक चिंतित हैं किसी बात को लेकर, या जो सेक्शंस है ओपोजिशन के, वो क्या करते हैं? विलाप करते हैं, वो शिकायत करते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, देखो संसद में प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसका स्पीकर होता है, ठीक है। स्कॉटिश पार्लियामेंट होती है ना, गूगल अगर आप इसको वर्ड को करोगे तो यहां मिलेगा कि स्कॉटिश पार्लियामेंट से ये शब्द लिया गया है। स्कॉटलैंड की जो पार्लियामेंट है वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर। तो जो स्पीकर होता है सदन का, फ्रेट का मतलब चिंता जाहिर करना है, यहां इसको वरी कह सकते हो, ठीक है। या फिर बी एंक्शस, एक ही बात है, बी एंक्शस कह दीजिए या टू वरी कह दीजिए। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं सदन के, हालांकि एक सदन का एक ही स्पीकर, लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग स्पीकर्स होंगे। तो वो जो स्पीकर्स हैं वो चिंता जाहिर करते हैं ओवर इस बात को लेकर, किस बात को लेकर? द लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू टाइम लॉस्ट। कि भाई लो प्रोडक्टिविटी मतलब बहुत कम प्रोडक्टिविटी, जो निकल कर आना चाहिए सामने वो उतना निकल कर नहीं आता है। ड्यू टू किस कारण से? टाइम लॉस्ट, क्योंकि समय बर्बाद कर दिया जाता है। और समय बर्बाद किस में होता है? अमिडस्ट, इस बीच। अनरूली प्रोटेस्ट, अनरूली का मतलब भी बताया मैंने, जो अनमैनेजेबल है, जो अनकंट्रोलेबल है, उसको बोलते हैं अनरूली, बेलगाम। प्रोटेस्ट का मतलब विद्रोह। आप देखते हैं संसद में बहसबाजी इतनी ज्यादा हो जाती है, चीखते चिल्लाते हैं, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, और जो निकालने के लिए आपने बहस शुरू की थी, डिबेट शुरू की थी, वो डिबेट पूरी नहीं हो पाती है और लो प्रोडक्टिविटी रहती है, ठीक है।
एंड इवन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, और यहां तक कि सरकारी प्रतिनिधि जो है मे वरी, वो हो सकता है चिंतित हो, दैट देयर लेजिस्लेटिव एजेंडा इज नॉट बीइंग कैरिड आउट इन टाइम। किस बात को लेकर? कि उनका लेजिस्लेटिव एजेंडा जो है, कौन सा एजेंडा? लेजिस्लेटिव एजेंडा। लेजिस्लेटिव किसको बोलते हैं? ये हो गया कानून निर्माण से संबंधित, विधि निर्माण से संबंधित, कि भाई एजेंडा क्या होता है जिसको लेकर आप डिस्कशन करते हैं, जिन बिंदुओं को लेकर आप डिस्कशन करते हैं वो एजेंडा है। और यहां तक कि जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं उनको भी चिंता हो सकती है कि उनका जो लेजिस्लेटिव एजेंडा है उसको कैरी आउट नहीं किया जा रहा इन टाइम, समय में। कैरी आउट का मतलब होता है परफॉर्म ए टास्क, किसी भी कार्य को अंजाम देना, परफॉर्म अ टास्क, या फिर आप इसको एग्जीक्यूट कह सकते हो, ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझना। देखिए यहां तक तो हमने पढ़ लिया था वाइड स्प्रेड तक। फिर ये कंसर्न सिटीजन्स और सेक्शंस दे रखा है, ऑपोजिशन के बीमॉन, बीमॉन इन दोनों की वर्ब है। ठीक है, एविडेंट है कि जो चिंतित नागरिक हैं या जो ऑपोजिशन के सेक्शंस हैं वो यहां पे शिकायत करते हैं, वो विलाप करते हैं किस बारे में? कि भाई जो साफ दिखता है जल्दीबाजी, जिस जल्दीबाजी से कानून को पारित करवा लिया जाता है। ठीक है, लॉज की वर्ब है वो यहां पे आर है। आगे कह रहा है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स फ्रेट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो फ्रेट है। ये चिंता जाहिर करते हैं किस बात पर? कि भी लो प्रोडक्टिविटी रहती है, जितना सामने आना चीजों निकल कर रिजल्ट है या नतीजा है वो बहुत ही कम निकल कर आता है। किस कारण से? क्योंकि जो समय बर्बाद कर दिया जाता है। बर्बाद किस में होता है? ऐसे विद्रोह में जो कि अनरूली है, बेलगाम है, नियंत्रित करना आसान नहीं है। ठीक है, अनरूली एडजेक्टिव है, प्रोटेस्ट यहाँ पे नाउन है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि एलवाई एंडिंग वर्ड्स हमेशा ही एडवर्ब होगा। जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले अगर एलवाई एंडिंग वर्ड दे रखे हो ना तो वो एडजेक्टिव होते हैं। फिर कह रहा है यहां तक कि इवन है, एडवर्ब होता है, और इवन का प्रयोग आप इम्फेसाइज करने के लिए करते हो, जोर देने के लिए करते हो कि यहां तक कि गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधि होते हैं वो भी चिंतित हो सकते हैं। किस बात को लेकर? कि उनका जो वैधानिक एजेंडा है वो भी कैरी आउट नहीं किया जा रहा है इन टाइम, है ना, कि वो भी समय पर परफॉर्म नहीं किया जा रहा है, ये उनको भी चिंता हो सकती है। तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये वाली है। फिर ये लेजिस्लेटिव एजेंडा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये वाली है। क्लियर है? आगे देखिए, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हो गए मुख्य न्यायाधीश। नाम क्या है? जस्टिस एनवी रमन। ठीक है, आप फिर से इसी पे आ जाओ। इसको सीजेआई बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये जो सीजेआई है, हैज एडेड, इन्होंने जोड़ा है अ न्यू डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है एस्पेक्ट या फीचर, एक नया पहलू जोड़ दिया है। टू दिस, एड के साथ टू लगता है। ठीक है, किसमें जोड़ा है? इस सेंस ऑफ डिसकंटेंट। डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतुष्टि, असंतोष। तो ये जो लोगों के मन में, नागरिकों के मन में, विपक्षी दलों में जो ये असंतोष की भावना है, इसमें एक नया पहलू जोड़ दिया है। कैसे? बाय पॉइंटिंग आउट, इशारा करके। बाय प्रपोजिशन है इसलिए यहां पे आईएनजी लग गया। द एब्सेंस ऑफ एनी हेल्प, क्या करके? किसकी ओर इशारा करके? द एब्सेंस ऑफ एनी हेल्प फ्रॉम पार्लियामेंट्री डिबेट्स, कि भाई किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है, सहायता की अनुपस्थिति रहती है, एब्सेंस रहती है। फ्रॉम पार्लियामेंट्री डिबेट्स, सहायता किससे नहीं मिलती है? संसदीय डिबेट से। व्हेन, जब द कोर्ट्स आर फेस्ड विद, जब कोर्ट का सामना होता है, पैसिव वॉइस है, कोर्ट्स की वर्ब ये आर फेस्ड है। जब कोर्ट्स का सामना होता है किससे? एम्बिग्यूटीज और लैक्यूने इन लॉज। एम्बिग्यूटीज का मतलब होता है अस्पष्टता, वेगनेस। ठीक है, लैक्यूने जो है वो लैक्यूना का प्लूरल है, इसका सिंगुलर रूप होता है लैक्यूना। इसका मतलब होता है गैप, इसका मतलब होता है फेलियर, इसका मतलब होता है डर्थ, कमी, असफलता या कोई गैप है, उसको बोलते हैं लैक्यूना। इसका प्लूरल बना दिया लैक्यूने। ठीक है, तो कानून के अंदर जो कमियां होती हैं, कानून के अंदर जो अस्पष्टताएं होती हैं, जब इनसे सामना होता है कोर्ट का, तो फिर पार्लियामेंट्री डिबेट से कोई सहायता नहीं मिल पाती है। ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। फिर से समझना, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है वो नाम याद करना, एनवी रमन है। ठीक है, तो एनवी रमना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इन्होंने इस बात में एक चीज और जोड़ दी है, इस असंतोष के भाव में एक चीज और जोड़ती है। कैसे? इस ओर इशारा करके कि संसदीय डिबेट से कोई सहायता मिलती नहीं है। कब? जब कोर्ट्स का सामना होता है एम्बिग्यूटीज और लैक्यूने से। और ये एम्बिग्यूटीज लैक्यूने किसके हैं? लॉज के, कि लॉज में जो कमियां होती हैं उससे सामना होता है, या अस्पष्टता जो होती है लॉज के अंदर, क्लैरिटी नहीं होती है, उससे सामना होता है। तो संसद की डिबेट से कोई फायदा नहीं मिलता है। आगे देखिए, हिज डिस्क्रिप्शन। अब ये हिज जो है वो सीजीआई के लिए है। उनका जो डिस्क्रिप्शन है, उनका जो वर्णन है, जो भी उन्होंने कुछ कहा है, ऑफ ए सोरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। अफेयर का मतलब मामला, सोरी स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब हो गया
अनप्लीजेंट जो स्थिति है, अपसेटिंग जो कंडीशन है, ठीक है, उनका जो डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने कहा कि ये जो हालात हैं, अपसेट कर देने वाले हालात हैं, अपसेट करने मामले हैं, वुड रेजोनेट। वुड का प्रयोग हम तब करते हैं जब आपको इमेजिन करना हो, कल्पना कर रहे हो आप किसी चीज की, तो वो रेजोनेट का मतलब होता है इको करना, प्रतिध्वनित होना, या फिर आप इसको कह सकते हो रिसाउंड। ये तो इसके सिनोनिम्स है। वैसे यहां पे इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि भाई ये कंटिन्यूअसली इफेक्ट डालेगा, ठीक है, लगातार प्रभावित करेगा, उस अर्थ में रेजोनेट कह सकते हैं। तो उनका जो डिस्क्रिप्शन है किस बारे में, उन्होंने कहा कि सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, मामले जो हैं वो बड़े ही अपसेट सी कंडीशन है, इन चीजों की हालात खराब हैं। तो ये जो उनका डिस्क्रिप्शन है, अब देखो इसकी वर्ब भी आ गई, वुड रेजोनेट। ये जो उनका डिस्क्रिप्शन है ये कंटिन्यूअसली प्रभावित करेगा, ठीक है। क्यों? एज यहां कंजंक्शन है, बिकॉज का मीनिंग देगा, क्योंकि क्रूशियल पीसेज लेजिस्लेशन, क्रूशियल का मतलब महत्वपूर्ण, पीसेज यहां पे इसको काउंटेबल बनाने के लिए यूज किया गया है। लेजिस्लेशन का मतलब विधेयक होता है, कानून होता है। तो कह रहा है कि कुछ जो भाग हैं, महत्वपूर्ण भाग जो हैं विधेयक के, आर नीडेड पास्ड विदाउट सफिशिएंट डिबेट, ठीक है। तो इन क्रूशियल पीसेज को जो है क्या कर दिया जाता है, आर इंडीड है, इंडीड मतलब वास्तव में, वो वास्तव में पास कर दिए जाते हैं, पारित कर दिए जाते हैं बिना पर्याप्त डिबेट के, बिना वाद विवाद के, एंड ऑफन विद नथिंग, और अक्सर बिना कुछ किए, मोर देन ए मिनिस्टर्स ब्रीफ रिप्लाई, केवल अधिक से अधिक क्या होता है, एक मंत्री का संक्षिप्त सा रिप्लाई होता है, उसमें डिबेट नहीं होती है, और अ मेयर अश्योरेंस, मेयर का मतलब होता है ओनली, या फिर केवल आश्वासन दिया जाता है इन रेस्पॉन्स, प्रत्युत्तर में, टू एनी कंसर्न रेज्ड बाय सम मेंबर्स। अब यह आश्वासन किसको दिया जाता है, मतलब प्रत्युत्तर किसका, प्रत्युत्तर जब आप देते हो किसी भी चिंता जो जाहिर की जाती है कि कुछ मेंबर्स के द्वारा, उस चिंता का रेस्पॉन्स देने के लिए बस कुछ आश्वासन दिया जाता है, उससे ही पारित हो जाता है बिल। फिर समझना उनका जो डिस्क्रिप्शन, उन्होंने कहा कि मामले बड़े खराब हैं, अपसेट करने वाली स्थिति है, बड़ी ही दुख की स्थिति है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आगे तक इस मामले को ये प्रतिध्वनित रहेगा। अब प्रतिध्वनि कब होता है भी, कोई आवाज है टकरा कर वापस आवाज आए, मतलब प्रभाव उस आवाज का लंबे समय तक बना रहा है, तब रेजोनेट यूज करते हैं। तो वही है कि उनका जो डिस्क्रिप्शन है, जो सीजेआई ने ये हालात यहां प्रस्तुत किए हैं, उनका जो ये वर्णन था, उन्होंने कहा कि भाई अभी हालत बहुत खराब है, ये जो डिबेट नहीं होती है, बिल पारित करवा लेते हो आप, टाइम बड़ा खर्च हो जाता है वहां पे, ठीक है, वाद विवाद चलता, मतलब व्यर्थ का वहां पे वाद विवाद चलता रहता है, ये प्रोटेस्ट चलता रहता है, ये सब बताया ना। तो उनका जो डिस्क्रिप्शन है ये यहां पे आगे तक प्रभावित करेगा, ये डिस्क्रिप्शन जो है कंटिन्यूअसली इफेक्ट डालेगा। कारण क्या है, क्योंकि कोई भी विधेयक है उसके जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, है ना, उनको पारित करवा लिया जाता है बिना पर्याप्त डिबेट के। विदाउट प्रेपोजिशन है, सफिशिएंट एडजेक्टिव है, डिबेट यहां पे नाउन है, डिबेट इसका ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का। और अक्सर कुछ भी नहीं किया जाता, केवल मिनिस्टर छोटा सा रिप्लाई देता है, ठीक है, या फिर केवल एश्योरेंस देता है। कब? जब भी रेस्पॉन्स की बात आती है, भी मान लो विपक्षी पार्टी है, उसने कोई प्रश्न जाहिर किया कि भाई हम आपके इस बिल से सहमत नहीं हैं, अगर मान लो इस बिल को लाने से ये दुविधा होती है या फिर ये नुकसान पहुंचता है, तो फिर आप बताओ कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे। तो ये क्या करते हैं, छोटा सा एक रिप्लाई देंगे और काम करवा लेंगे, ऐसा कहने की बात कोशिश कर रहा है उनका जो डिस्क्रिप्शन है। द सीजीआई इज कंसर्न, सीजीआई की जो चिंता है, वॉज पॉसिबली अकेजन्ड बाय, अकेजन क्या होता है, कोज्ड, इसको क्या पढ़ेंगे, कोज्ड। तो जो उनकी चिंता है, जो सीजीआई की चिंता है, वो संभवतया किस कारण से है, बाय सम स्पेसिफिक लॉ, वो कुछ विशेष कानून के कारण है, जैसे कि ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल। अब ये लेखक समझाने की कोशिश कर रहा है कि सीजीआई यहां पे चिंतित क्यों है इस स्थिति को लेकर, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनको ये बातें बोलनी पड़ी, वर्तमान में ऐसा कौन सा घटनाक्रम यहां पे डेवलप हुआ। तो उसका यहां पे कोशिश कर रहा है बताने की कि सीजीआई की चिंता है वो संभवतया किस कारण से हुई है, कुछ विशेष कानून के कारण। और विशेष कानून में से एक एग्जाम्पल इसने दिया है, सच एज, उदाहरण देने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, ट्रिब्यूनल कोर्ट को बोलते हैं, रिफॉर्म सुधार को बोलते हैं, बिल विधेयक को बोलते हैं। तो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल है ना, इसको लेकर यहां पे चिंता जाहिर की थी इन्होंने। रिसेंटली पास, ये जो बिल है ये हाल ही में पारित किया गया था, विद अ फ्यू क्लॉजेज स्ट्रक डाउन। स्ट्रक डाउन जो है ये स्ट्राइक डाउन की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब होता है नलीफाई, रद्द करना, एब्रोगेट भी कर सकते हो, किसी कानून आदि को समाप्त कर देने को बोलते हैं क्या, स्ट्राइक डाउन। तो ये जो कानून है ना, इसको हाल ही में पारित किया गया था। कैसे पारित किया गया था, फ्यू क्लॉजेस स्ट्रक डाउन,
इसके कुछ अनुच्छेद जो हैं उनको नलीफाई करके, और नलीफाई किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट से पहले क्या रहा है? दया रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सीजीआई की जो चिंता है वो संभवतः किस कारण से आई है? कुछ स्पेसिफिक लॉ के कारण। भाई सम यहां पे जरूरी नहीं है कि इस लॉज, बहुत सारे कानून है, सम किसी अनसर्टेन या फिर इनडेफिनेट नाउन को व्यक्त करने के लिए भी आ सकता है काउंटेबल नाउन से पहले। तो कोई एक विशेष कानून है उसके कारण ये चिंतित नजर आ रहे हैं, और वो कानून कौन सा है? जैसे कि ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल है, ये हाल ही में पारित किया गया था। इनमें कुछ जो अनुच्छेद थे, कुछ क्लॉजेस, कुछ पॉइंट्स थे, उनको नलीफाई कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हाउएवर, हालांकि द इंपोर्ट का मतलब यहां पे है इंपॉर्टेंस से, महत्व से। द इंपोर्ट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन, ये ही जा रहा है सीजीआई के लिए। सीजीआई ने जो भी ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व का मतलब जो भी इन्होंने महसूस किया, जो भी इनको इस कानून को देखकर लगा, तो ये जो इनका ऑब्जर्वेशन है, उनकी जो इंपॉर्टेंस है एट अ सेलिब्रेशन टू मार्क द 75th इंडिपेंडेंस डे। ये कब की बात है? ये 75वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस था, उसके सेलिब्रेशन के लिए जब इकट्ठा हुए थे, है ना, तो उस दिन की बात है। तो उसका जो इंपोर्ट है वाज दैट, वो ये था, व्हेन द कोर्ट्स वर। अब इंपोर्ट का मतलब आप यहां पे मीनिंग भी मान सकते हो, इंपॉर्टेंस भी मान सकते हो, अलग अलग जगह पे कोई वर्ड अलग अलग मीनिंग दे सकता है। तो इसका महत्व, या फिर कहें कि उनका जो ऑब्जर्वेशन रहा, उसका मीनिंग जो था वाज दैट, वो ये था कि व्हेन द कोर्ट्स वर अनएबल टू फैथम द इंटेंट, कि जब कोर्ट्स जो थे वो असक्षम थे, अनेबल थे किस चीज में? फैदम करने में। फैदम का मतलब बताया था, अंडरस्टैंड करना, समझना। तो जब कोर्ट्स समझ नहीं पाए किसको? द इंटेंट, इरादे को, बिहाइंड सम लॉज, कुछ कानून के पीछे, कि कोई कानून लाया गया है, क्यों लाया गया है, कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा, उसका इरादा क्या था। द पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड, तो संसदीय जो रिकॉर्ड है, कुड थ्रो सम लाइट, वो यहां कुछ रोशनी डाल सकता है। थ्रो लाइट का मतलब होता है हेल्प टू एक्सप्लेन, किसी चीज को समझाने में सहायता करना। तो संसदीय जो रिकॉर्ड है वो कुड यहां पॉसिबिलिटी बता रहा है, वो संभवतया कुछ यहां पे रोशनी डाल सकता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता है इस चीज को। इफ द डिबेट्स वर सफिशिएंटली एनलाइटनिंग, लेकिन ये भी कब हो पाएगा भाई? अगर मान लो कोर्ट समझ नहीं पाया कि कानून के पीछे का इरादा क्या है, तो फिर संसदीय रिकॉर्ड से जाके देखो कि ये कानून लाया गया था तो उसमें क्यों लाया गया था। लेकिन वो तभी तो समझ में आएगा जब वहां पे कुछ बहस हुई हो, जब किसी ऑपोजिशन पार्टी के सदस्य ने क्वेश्चन पूछा हो और जो सत्ता में सरकार है उसने उसके आंसर दिए हो, तभी समझ में आएगा। अगर वहां भी ऐसा नहीं है तो फिर तो ये ऑब्सक्योर रह गया, वेग रह गया, अनक्लियर रह गया कोर्ट के लिए भी। ठीक है, तो यदि डिबेट्स जो हैं वो सफिशिएंटली एनलाइटनिंग हो, एनलाइटनिंग का मतलब होता है जो ज्ञानवर्धक हो, जो इंफॉर्मेशन देने वाली हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एनलाइटनिंग। एनलाइटनिंग और इल्यूमिनेटिंग दोनों सेम है। ठीक है, एनलाइटनिंग और इल्यूमिनेटिंग दोनों सेम है। ठीक है, एक बार फिर समझना। तो कह रहा है हालांकि जो उनका ऑब्जर्वेशन है, जो भी उन्होंने महसूस किया इस बिल को लेकर, या कोई भी मान लो ये चर्चा जो कर रहे हैं, सीजीआई ने जो मुद्दा उठाया है, ये कब की बात है? इस दिन की बात है। ठीक है, तो वो इसके पीछे का इंपोर्ट, इसका मीनिंग, इसका तात्पर्य या इसका महत्व, वो ये था कि जो कोर्ट्स जो थे वो जब भी कोर्ट्स को पता नहीं लग पा रहा है, वो समझने योग्य नहीं हो कि भाई कुछ कानून के पीछे का उद्देश्य क्या है, इरादा क्या है, तो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब डिबेट्स को पर्याप्त रूप से एनलाइटनिंग हो, जो डिबेट्स हुई हो वो कुछ इंफॉर्मेशन देने वाली हो। ठीक है, अगर शॉर्ट में डिबेट हुई नहीं है, थोड़े समय में आपने बिल पारित करवा लिया, किसी प्रश्न का आपने आंसर नहीं दिया तो ब्रीफ रिप्लाई दिया, तो इसका मतलब समझ नहीं पाओगे। ठीक है, ही रेफर्ड टू, रेफर के साथ में टू लगता है, रेफर का मतलब संकेत देना होता है। उन्होंने संकेत दिया किस ओर? द इल्यूमिनेटिंग डिबेट ऑन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट एज एन एग्जाम्पल। उन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया कि भाई जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट आया था, देखो एक्ट जहां भी आएगा उससे पहले द आएगा, तो ये जो औद्योगिक विवाद संबंधी अधिनियम जो पारित किया गया था, उसमें जो डिबेट हुई थी वो इल्यूमिनेटिंग थी। कैसी थी? एनलाइटनिंग थी। कैसी थी? इंफॉर्मेटिव थी, सूचना देने वाली थी, नॉलेज को बढ़ाने वाली थी। तो उसका एग्जाम्पल दिया कि डिबेट ऐसी होगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसको लाने के पीछे का इरादा क्या है। नेक्स्ट, इट इज क्वाइट ट्रू। ट्रू यहां पे एडजेक्टिव है, क्वाइट यहां पे एडवर्ब है, और इज यहां लिंकिंग वर्ब है, इट इसका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। तो ये बिल्कुल सत्य है दैट ए फुलर डिबेट, फुलर डिबेट मतलब अच्छे से थरो डिबेट कह सकते हो, पूरा वाद विवाद, हर एक चीज पर चर्चा, उसे कहते हैं फुलर डिबेट। तो ये बिल्कुल सत्य है कि अगर डिबेट पूरे संपूर्ण रूप से हो इन द लेजिस्लेचर, कहां पे? विधानमंडल में, जहां पर कानून बनते हैं वहां पे। ठीक है, वुड प्रोवाइड,
ग्रेटर इंसाइट इनटू। इंसाइट इनटू का मतलब होता है समझ प्रदान करना, अंडरस्टैंडिंग प्रदान करना, ठीक है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि अगर डिबेट पूरी कॉम्प्रिहेंसिव होगी, हर बात पे चर्चा होगी विधानमंडल में, तो ये जो चीज है ये क्या करेगी, ये डिबेट प्रोवाइड करेगी ग्रेटर इंसाइट, मतलब अधिक बेहतर समझ प्रदान करेगी। किस बारे में? द इंटेंट, कि इरादा क्या है बिहाइंड लॉज, कानून को लाने के पीछे, ठीक है। बट अ सिचुएशन, लेकिन एक ऐसी स्थिति दैट रिक्वायर्स, दैट यहां पे सिचुएशन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसको देखकर यहां पे रिक्वायर्स है। लेकिन ऐसी स्थिति इसको जरूरत पड़ती है स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन, क्लोज इंस्पेक्शन, नजदीकी जांच, ठीक है। हर चीज की गहराई से जांच करने को बोलते हैं स्क्रूटिनी। लेकिन कोई ऐसी स्थिति जिसके लिए क्लोज ऑब्जर्वेशन की जरूरत हो, क्लोज इंस्पेक्शन की जरूरत हो, ऑफ सच इंटेंट, किसकी? ऐसे किसी भी इंटेंट की, अगर आप इरादा जानना चाहते हो किसी कानून के लाने के पीछे, और उसके लिए कोई ऐसी स्थिति जिसके लिए स्क्रूटिनी की जरूरत है, तो वो स्थिति ought not to arise। अराइज का वही काम है जो राइज का काम है, ठीक है। तो यह स्थिति नहीं उठनी चाहिए इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज, सामान्य परिस्थितियों में। फिर समझना, यह सत्य है, लेखक अब यहां पे अपना पक्ष रख रहा है, अपना व्यू रख रहा है कि ये बात तो ठीक है कि डिबेट अगर सही तरीके से होगी तब तो ठीक है। मतलब अगर विधानमंडल में जहां पे कानून बनाए जाते हैं, आप कोई कानून प्रस्तुत कर रही है कोई सरकार, उस पर आपने डिबेट बहुत अच्छे तरीके से कर ली, तो उससे क्या होगा, अधिक बेहतर समझ यहां पे विकसित होगी कि भी इरादा क्या था कानून को लाने के पीछे। लेकिन कोई भी ऐसी स्थिति जिसके लिए जरूरत पड़ती है स्क्रूटिनी की, ऐसे किसी इंटेंट की, ठीक है भाई, स्थिति नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं आनी चाहिए कि आप फुलर डिबेट की डिमांड हमेशा ही करो, हमेशा ही आप कहो कि पूरी चर्चा होनी चाहिए। सामान्य परिस्थितियां अगर हैं तो ऐसी कोई सिचुएशन यहां पे राइज नहीं होनी चाहिए। कैसी सिचुएशन? जिसके लिए स्क्रूटिनी की जरूरत पड़े, जिसके लिए क्लोज इंस्पेक्शन, क्लोज ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता पड़े। लेजिस्लेशन शुड बी ड्राफ्टेड, ये हो गया विधेयक, कानून। शुड बी ड्राफ्टेड पैसिव वॉइस है, शुड यहां पे सजेशन देने के लिए है। तो विधेयक जो है उसको ड्राफ्ट किया जाना चाहिए, उसको बनाया जाना चाहिए क्लियरली, स्पष्ट तरीके से। एंड द लेटर ऑफ द लॉ शुड नॉट स्ट्रे। लेटर का मतलब हो गया कि जो वर्डिंग है, ठीक है, बताया था ना शुरू में बिटवीन वर्ड एंड इंटेंट, तो ये वर्डिंग की बात कर रहा है। तो कह रहा है जो विधेयक है उसको बनाया जाना चाहिए क्लियरली, स्पष्ट रूप से, क्लियरली एडवर्ब है। एंड द लेटर ऑफ द लॉ, और कानून के जो वर्डिंग है, शुड नॉट स्ट्रे। स्ट्रे का मतलब होता है डेविएट, डाइग्रेस, भटकना, और उसके जो लेटर हैं वो यहां पे भटकने नहीं चाहिए। मच बियॉन्ड इट्स पर्पज, जिस उद्देश्य को लेकर आप वो कानून प्रस्तुत कर रहे हो तो उसके उद्देश्य से अधिक नहीं भटकने चाहिए कि उद्देश्य कुछ अलग ही है और आप लिख रहे हो कुछ बहुत ज्यादा अलग हो। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। एंड स्कोप, स्कोप का मतलब हो गया कि वो किस रेंज का होगा, वो कितना चीजों को कवर करेगा, उन चीजों से भटकना नहीं चाहिए। अब पर्पजिव इंटरप्रिटेशन, पर्पजिव का मतलब उद्देश्यात्मक, इंटरप्रिटेशन का मतलब व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैच्यूएट, स्टैच्यूएट का मतलब होता है लॉ, कानून, ठीक है। तो कह रहा है कि ये पर्पजिव इंटरप्रिटेशन की एक उद्देश्यात्मक व्याख्या जो है किसकी, किसी कानून की, कि किसी कानून की व्याख्या करने की जरूरत पड़ी कि कानून क्यों लाया गया, क्या इसका इरादा था, ठीक है। और वो किसको लेकर, कि आपने एक पर्पज के तहत इसको एक्सप्लेन करने की बात की, इज नॉर्मली रिक्वायर्ड। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है ये सामान्यतया इसकी आवश्यकता पड़ती है ओनली व्हेन, केवल कब, व्हेन द वर्डिंग ऑफ द लॉ इज अनक्लियर, जब लिखी गई चीजें जो है स्पष्ट नहीं हो, तभी तो कहा जाता है कि इसको समझाओ। भी आप किसी कानून को समझाने के लिए कब कहोगे, जब आपके समझ में नहीं आएगा। जब कानून को पढ़कर उसकी भाषा समझ में नहीं आए तो आप जानना चाहोगे कि आप थोड़ा इसको इंटरप्रेट करो, इसको बताओ कि क्यों आप ये कानून लेकर आए, ठीक है। तो यहां पे पर्पजिव इंटरप्रिटेशन सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब तो यहां पे इज है, और वर्डिंग सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है। वर्डिंग यहां पे नाउन है क्योंकि डे के बाद दे रखा है, ठीक है। अदरवाइज, अन्यथा, रिलायंस ऑन हाउस कमिटी रिपोर्ट्स, रिलायंस का मतलब होता निर्भरता, अन्यथा निर्भरता, निर्भरता जहां भी आएगा उसमें ऑन लगेगा, चाहे डिपेंडेंस हो या रिलायंस हो। अन्यथा जो निर्भरता है किस पर, हाउस कमिटी रिपोर्ट्स पर, कि आप किसी कानून के इंटेंट को जानने के लिए अगर आप निर्भर करते हैं हाउस कमिटी रिपोर्ट्स, मतलब सदन संबंधी जो समिति है उसकी रिपोर्ट्स पर, या पार्लियामेंट्री डिबेट्स पर, संसद की डिबेट्स पर, इज ओनली एन एक्सट्रिंसिक एड। देखो दो तरह के एड होते हैं, ये कानून का वर्ड है, लीगल वर्ड है, एक इंटरनल एड होता है, एक एक्सटर्नल एड होता है। एक्सटर्नल एड को ही एक्सट्रिंसिक एड कहा जाता है। इसका मतलब देखो, एड का मतलब सहायता, एक्सट्रिंसिक का मतलब बाहरी। किसी कानून को उसका उद्देश्य क्या है, उसको क्यों लाया गया है, उसका इंटेंट क्या है, ये जानने के लिए अगर आप बाहर की कोई सहायता लेते हो तो उसे एक्सट्रिंसिक एड के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
तो अन्यथा जो निर्भरता है हाउस कमिटी रिपोर्ट्स को लेकर या पार्लियामेंट्री डिबेट्स पर जो निर्भरता है, तो ये एक एक्सट्रिंसिक एड है। मतलब अगर आपको किसी कानून को समझने के लिए इन रिपोर्ट्स की आवश्यकता पड़ रही है तो ये तो बाहरी सहायता हो गई, ठीक है। एंड नॉट फुली डिटर्मिनेटिव, डिटर्मिनेटिव का मतलब होता है निर्धारक, और ये पूरी तरीके से निर्धारित नहीं करती है ऑफ ए लॉज मीनिंग, किसी भी कानून का मीनिंग। तो किसी कानून का पूर्ण अर्थ इनसे पता नहीं लगता है, ठीक है। इन अ रिसेंट एग्जाम्पल, हाल ही का एक एग्जाम्पल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, रूल का मतलब होता है डिसीजन देना, तो हाल ही का एक एग्जाम्पल इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया दैट द 102nd अमेंडमेंट, ये हो गया 102वां संशोधन। संशोधन का मतलब है बदलाव, चेंज। तो याद रखना संशोधन किसमें किया या बदलाव किसमें किया, उसके लिए टू प्रिपोजिशन लगता है, ठीक है। तो हाल ही का एक एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि भी 102वां जो संशोधन है किसमें, संविधान में, संविधान से पहले दे लगता है, याद रखें। आउस्टेड, आउस्ट का मतलब बताया था एक्सपेल या रिमूव, यहां पे जो फिट बैठेगा मीनिंग वो होगा रिमूव। तो 102वां जो संविधान संशोधन था उसने रिमूव कर दिया किसको, स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर थी उसको। क्या पावर थी, आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस, कि पिछड़े वर्ग को पहचान करना, ये राज्य तय करता था कि पिछड़ा वर्ग किसको माना जाए, लेकिन अब इसमें संशोधन करके ये पावर इनसे छीन ली गई। इवन दो, यद्यपि इट वॉज वेमेंटली आर्ग्यूड, वेमेंटली मतलब काफी इंटेंसली, काफी बड़े कह सकते हो, जोर शोर से, पूरे फोर्स से उसको बोलते हैं वेमेंटली। यद्यपि इस बात को आर्ग्यू किया गया, इस बात को बड़े जोरदार तरीके से आर्ग्यू किया गया सरकार के द्वारा कि ये कोई पार्लियामेंट का इंटेंशन नहीं है, ये संसद का इरादा नहीं है, ये हमारा ही इरादा है, हम ही चाहते हैं कि ऐसा हो। एक बार फिर समझना, मतलब ये इरादा सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है, हमारा कोई निर्णय नहीं, ये कहना चाह रहा है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ये कह रहा है कि इन रिसेंट एग्जांपल, हाल ही के एग्जांपल में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 102वां जो संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो संशोधन हुआ है, उसने स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर थी बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने की, उसको इसने हटा दिया। यद्यपि इस बात को बड़े जोरदार तरीके से आर्ग्यू किया गया सरकार के द्वारा कि ये इरादा पार्लियामेंट का नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ही किया है, ठीक है। It highlights the need to have the wording of the law fully reflect. अब ये हाईलाइट करता है, हाईलाइट का मतलब इंफेसाइज करता है, जोर देता है किस बात को लेकर, कि आवश्यकता है। आवश्यकता किसकी है, टू हैव द वर्डिंग ऑफ द लॉ, कि जो कोई कानून है उसकी वर्डिंग होनी चाहिए फुल्ली रिफ्लेक्ट। कैसी वर्डिंग होनी चाहिए, कि वर्डिंग जो है वो पूरी तरह शो करे। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है डिस्प्ले करना या शो करना, वो जो शब्द हो उस कानून के, जो वर्डिंग हो वो डिस्प्ले करे या शो करे किसको, द लेजिस्लेटिव इंटेंट, मतलब उसका वैधानिक इरादा क्या है, वो कानून क्यों लाया गया है, उस वर्डिंग से ही पता लग जाए। इस चीज की आवश्यकता है, यही चीज समझ में आती है इस चीज से। मोर देन द क्वालिटी ऑफ डिबेट, अब कह रहा है डिबेट की क्वालिटी से भी ज्यादा जरूरी क्या है, ठीक है। डिबेट की क्वालिटी से अधिक जरूरी ये है कि इट इज द स्कोप फॉर डिटेल्ड डिस्कशन। स्कोप का मतलब रेंज, कहां तक, ठीक है, कि डिटेल्ड डिस्कशन का स्कोप इट यहां पे इंफेसाइज करने के लिए शुरू में दिया है, ठीक है। तो डिटेल्ड डिस्कशन का स्कोप ही वो चीज है दैट इंपार्ट्स क्लैरिटी, जो कि क्या करता है, क्लैरिटी प्रदान करता है। इंपार्ट का मतलब प्रदान करना, प्रोवाइड करना, क्लैरिटी मतलब स्पष्टता। एंड ए मच नीडेड प्रॉक्सिमिटी, और जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नजदीकी, क्लोजनेस, ठीक है, टू द ओरिजिनल इंटेंट। और आप लगभग इससे नजदीक पहुंच जाते हो किसके, ओरिजिनल इंटेंट के, कि वास्तविक इरादा किसी कानून बनाने के पीछे क्या था, एंड पर्पज, उद्देश्य क्या था, टू एनी स्टैट्यूट, किसी भी कानून का। स्टैट्यूट पढ़ा था, लॉ को बोलते हैं। तो कह रहा है मोर देन द क्वालिटी ऑफ डिबेट, कि भाई डिबेट की क्वालिटी से भी अधिक बेहतर क्या चीज है, इससे भी अधिक इंपॉर्टेंट ये है कि डिटेल डिस्कशन का स्कोप, कि कम से कम ऐसा स्कोप तो छोड़ा जाए ना कि जहां पे चर्चा हो तो वो काफी डिटेल के अंदर हो। इसी से क्या होगा, इसी से क्लैरिटी आएगी। किससे, डिटेल्ड डिस्कशन से ही क्लैरिटी आएगी। और जो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि आप ओरिजिनल जो इंटेंट या पर्पज रहा है किसी भी कानून का, उसके नजदीक पहुंच पाओगे, उसके प्रॉक्सिमिटी में जा पाओगे। मच के साथ देखो यहां पे पास्ट पार्टिसिपल है, तो याद रखें वेरी का प्रयोग तो करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले, मच का प्रयोग करते हैं पास्ट पार्टिसिपल से पहले, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर दिस, इसके लिए, इट इज वाइटल, वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन, कि जो भी महत्वपूर्ण भाग हैं किसी विधेयक के, आस्क स्क्रूटिनाइज्ड,
उनकी जांच पड़ताल हो, किसके द्वारा? स्टैंडिंग कमिटीज के द्वारा। ये होती है स्थायी समितियां, ठीक है, जिसके अंदर एमपीज जो होते हैं वो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद होते हैं वो सदस्य होते हैं, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी। ये किसी विशेष पर्पज को सॉर्ट आउट करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। तो कह रहे हैं इसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि जो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं लेजिस्लेशन के, उनको क्या किया जाए? उनकी सूक्ष्म तरीके से जांच की जाए, पूरे गहराई से जांच की जाए। और जांच करे कौन? स्टैंडिंग कमिटीज करे। विच किसके लिए? स्टैंडिंग कमिटीज रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि विल हैव द एडवांटेज, इनके पास एक एडवांटेज होगा, इनके पास लाभ की स्थिति होगी, नॉट ओनली ऑफ इलिसिटिंग रिप्लाईज। किसकी लाभ की स्थिति? कि ना केवल ये इलिसिट कर सकते हैं, इलिसिट का मतलब होता है निकलवाना, प्राप्त करना, कि ना केवल ये एग्जीक्यूटिव, ये होता कार्यपालिका मतलब सरकार, है ना, ये कार्यपालिका है। देखो जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है और कार्यपालिका है, ये तीन अंग होते हैं। तो ये कार्यपालिका सरकार, तो इसके पास एक एडवांटेज होता है कि ना केवल ये रेस्पॉन्स निकलवा सकती है सरकार से, बट ऑल्सो इनपुट्स फ्रॉम द वाइडर सिविल सोसाइटी। ये हो गया मतलब जो समाज में जो अलग अलग वर्ग होते हैं, कम्युनिटी बनी होती है, उनके लिए कह रखा है। बल्कि जो ये सिविल सोसाइटी है उससे भी इनपुट ले सकती है, उनसे भी उनकी राय ले सकती है, ठीक है। बिफोर द स्टैट्यूट इज फ्रेम्ड, कब? किसी भी विधान मतलब कोई भी विधि या फिर कोई भी कानून के बनने से पहले, ठीक है। तो कोई भी जो लॉ है उसको फ्रेम किया जाए उससे पहले ये जो कमिटी है ये एक तो इनसे रिप्लाईज ले सकती है, मतलब सरकार से रिप्लाई ले सकती है, और दूसरा सिविल सोसाइटी, जो बड़ी सिविल सोसाइटीज हैं, उनसे ये इनपुट्स ले सकती है कि उनका क्या सोचना है इस बारे में, तो कानून बनने से पहले। तो ये जरूरी है, ये करना चाहिए। सजेशन आ गया लास्ट के अंदर कि भाई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, लेखक ने बता दिया। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। अब मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।